एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे की शब्दावली को। जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम्स होता है वहाँ पे जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के किसी भी सिद्धांत या किसी भी नियम से क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीन पियाजे की शब्दावली से ही आए होते हैं। चाहे तो सीटेट की बात करें या फिर टेट की बात करें या शिक्षक भर्ती की बात करें, तो जीन पियाजे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनकी जो शब्दावली है और जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपको जो अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की वो पढ़ा दी गई हैं, आप अवस्थाओं वाले वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर अवस्थाओं के विशेषताएं, अवस्थाओं के उपनाम सब कुछ पढ़ाया है और बहुत अच्छे से डिटेल से अवस्थाएं वहाँ पर जो है कंप्लीट करवा दी गई हैं आपकी, एक जीन पियाजे की भी और दूसरे जो विद्वान हुए हैं उन सभी की जो अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं वो सब वहाँ पे क्लियर बता चुके हैं आपको। और आपने जीन पियाजे को पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और आज के वीडियो में हम जीन पियाजे की शब्दावली को पढ़ेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन शब्दावली में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस शब्द हैं, उनको आपको देखना है और उनका अर्थ समझना है। ये शब्द कौन सी अवस्था में प्रयुक्त होते हैं हम ये आज नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ आज शब्दावली पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। जैसे अविलोम्यता है यानी अपलटावी है, तो अपलटावी अवस्था कह लें या अपलटावीपन कह लें, या फिर संरक्षण का अभाव है, स्कीमा है, स्कीमेटा है, तो ये सब क्या है, इनके अर्थ जानेंगे हम आज के वीडियो में। और जैसे कि अपलटावीपन है या अविलोम्यता है, ये किस अवस्था में होती है, या गणितीय संक्रिया किस अवस्था में आ जाती है, तो ये अवस्थाएं जो है मतलब ये चीज़ें जो हैं आपको ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो जीन पियाजे की शब्दावली है वो कौन सा शब्द किस अवस्था में प्रयुक्त होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि सभी चीज़ें क्रम से चलनी चाहिए, बीच से नहीं छोड़ सकते कुछ भी। तो अभी हम पिछले वीडियो में भी हमने 5 शब्द लिए थे और इसके आगे के सभी शब्द हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अवस्थाओं को देखेंगे, वो अवस्थाएं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जीन पियाजे की जो शब्दावली है कौन सा शब्द किस अवस्था में प्रयुक्त हुआ है, या कौन सा शब्द है जैसे गणितीय संक्रियाएं हैं वो किस अवस्था में आ जाती हैं, या अविलोम्यता है वो किस अवस्था में होती है। तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सब कुछ क्रम से चलना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे शब्दावली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, भले ही आपको इसमें कुछ भी ना लगे कि ये बहुत सिंपल है या ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अविलोम्यता को। देखिए ये 6 नंबर है क्योंकि हम 5 शब्द जो हैं यानी 5 शब्द जो हैं हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो शब्द है जीन पियाजे का वो है अविलोम्यता, जिसको अनुत्क्रमणशीलता भी कहते हैं, अपलटावीपन भी कहते हैं। जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, अगर हम किसी भी शब्द को अच्छी तरह से समझ लें तो क्या होता है, हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं। अपलटावी यानी पलटना, किसी भी चीज़ को पलटना और किसी भी चीज़ को ना पलट पाना, तो उसमें आ लग जाएगा ना, अपलटावी यानी वो नहीं पलट पाएगा, पलटावी यानी पलट जाएगा। इसी तरह से अविलोम्यता, विलोम्यता और अविलोम्यता, तो क्या है ये चीज़ें उसको समझेंगे हम। देखिए बालक जब शुरुआती बिंदु से आगे आ जाता है तो वह शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं जा पाता, इसे अविलोम्यता कहते हैं यानी अपलटावी कहते हैं। जबकि वापस लौट जाना क्या है, विलोम्यता है या पलटावी है। क्या है इसको कैसे समझेंगे। क्या होता है जब बालक कोई किसी शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ जाता है, यानी कोई एक वर्ण सीख जाता है या कोई एक आकृति सीख जाता है या कुछ भी एक चीज़ सीख जाता है, जब वो उससे आगे बढ़ता है तो पीछे वाले को भूल जाता है, इसको ही कहते हैं क्या, अविलोम्यता या अपलटावीपन।
अब आप कहेंगे कि जब बच्चा सीखता है तो आगे वाली चीज़ों को सीखता है तो पीछे वाली भी उसको याद रहती हैं। बिल्कुल याद रहती हैं, लेकिन उसकी वो अवस्था दूसरी हो जाती है, अवस्था बदल जाती है। हम अवस्थाओं को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अविलोम्यता किस अवस्था में होती है और विलोम्यता किस अवस्था में होती है। यानी पिछला बिंदु जो है वो, या पिछला जो बात है वो भूल जाता है किस अवस्था में, और याद रख पाता है किस अवस्था में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा यहाँ पर क्या मतलब है कि सिर्फ आपको अर्थ बताना है किसी भी शब्द के, क्योंकि यहाँ से ही आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। कुछ भी उदाहरण दे के वो पूछ लेते हैं कि ये जो है ये कौन सा शब्दावली प्रयुक्त हुई है इसमें, या कौन सा सिद्धांत इस पर प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपसे, तो क्योंकि हमेशा मोस्टली क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ वो उदाहरण बना देते हैं, तो आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कोई भी बालक जब पा वर्ण सीख जाता है, पा, ठीक है, पा वर्ण सीख लेता है, अब उसको पता है कि ये पा है, लेकिन जब कोई भी टीचर या सिखाने वाला इस तरह से इधर कर देगा तब ये हो गया फा, ठीक है, फल वाला फा हो गया। लेकिन अब वो क्या भूल गया कि ये पा भी था, ठीक है, पा था, अब ये फा हो गया, तो अब जब फा को याद रखेगा, पा को नहीं याद रखेगा। तो यही है क्या, अविलोम्यता। अगर वो याद रखेगा कि ये पहले पा था और इसको इस तरह से करके फा बना दिया, या पहले ये वा था और इसको इस तरह से करके ये का बन गया, तो वा भी बन सकता है। यानी इस तरह का अगर कोई वर्ण होगा तो उसको हम वा बोलेंगे, और इस तरह का होगा तो हम उसको का बोलेंगे और इसको वा बोलेंगे। अगर ये चीज़ें याद रख पाता है तो वो विलोम्यता होगी, यानी पलटावी होगा। लेकिन इसको नहीं याद रख पाता है, शुरुआती बिंदु को भूल जाता है, वापस नहीं आ पाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है वापस नहीं आ पाता है, यानी शुरुआती बिंदु से, यानी वा से जब आगे बढ़ गया, वा में जब इस तरह से हो गया ये का बन गया, अब वा से आगे बढ़ गया, वो का को याद रखेगा, वापस नहीं आ पाएगा किस पर, वा पर जब वापस नहीं आ पाएगा तो यही है क्या, अविलोम्यता या अपलटावीपन। यानी वो पलट नहीं पाएगा पिछले जो जानकारी है, या पिछला बिंदु है, पिछली जानकारी है, उस पर वो पलट नहीं पाएगा। यही है क्या, अविलोम्यता। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर वो याद कर लेगा, मतलब पिछला जो है वो याद रखेगा अगर, तो वो होगा विलोम्यता। नहीं याद रख पाता है तो वो होगा अविलोम्यता या अपलटावीपन। इसको किसी भी तरह से वो पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम्स में कोई भी उदाहरण देकर पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ जाएंगे वहाँ पर कि इसको अगर कोई कुछ भी किसी भी उदाहरण में ऐसा दर्शाया जा रहा है कि कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ सीखकर आगे बढ़ा है, अब वो पिछली चीज़ को नहीं याद कर पा रहा है या भूल जा रहा है, तो वह समझ लीजिए अविलोम्यता या अपलटावीपन में है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव यानी अभाव का मतलब उससे रहित, यानी अभाव होता है संरक्षण का। क्या होता है इसमें, मूल या शुरुआती आकृति में। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि संरक्षण का अभाव जो है उसमें सिर्फ आकृतियाँ ही आती हैं, उसमें वर्ण नहीं आ सकते, उसमें गणितीय संक्रियाएँ नहीं आती, उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं आती, इसमें सिर्फ आकृतियाँ ही होती हैं। किसमें, संरक्षण में या संरक्षण के अभाव में। हर चीज़ के 2 हैं। देखो अभी हमने अविलोम्यता पढ़ा था तो विलोम्यता भी होती है, इसी तरह से संरक्षण का अभाव है तो संरक्षण भी होता है, और ये दोनों किसमें हैं, आकृति में। ये बस ध्यान रखना आपको। तो मूल या शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन आने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। जबकि याद रख पाना सिर्फ संरक्षण है। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा अविलोम्यता या अपलटावीपन सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम, तो दोबारा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है। बस उसमें क्या है, उसमें वर्ण हो सकते हैं यानी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, गणितीय संक्रियाएँ हो सकती हैं, या और भी कुछ हो सकता है आसपास की चीज़ें, लेकिन इसमें संरक्षण के अभाव में आकृतियाँ होती हैं। कोई भी एक आकृति जब वह सीख जाता है, उसके आगे की जब वह आकृति सीखता है तो पिछली आकृति को भूल जाता है, इसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव। लेकिन अगर उसको पिछली आकृति याद है तो वो क्या है, संरक्षण कहलाएगी। जैसे मान लीजिए एक बूंद बनी हुई है, बूंद जैसी, एक सेकेंड फिर से बताती हूँ आपको। मान लीजिए ये एक बूंद बनी हुई है, पानी की बूंद है, ठीक है। तो इस आकृति को बच्चे को बताया कि ये पानी की बूंद किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं पानी की बूंद। अब बच्चा इसको याद रखेगा कि ये पानी की बूंद है, अगर कहीं पर बना हुआ दिखेगा तो वो पानी की बूंद समझेगा। लेकिन
इसके आगे जैसे ही इस आकृति के आगे बढ़ेगा और इसको अगर मान लीजिए किसी शिक्षक ने इस तरह से कमल का फूल बना दिया, अब ये पहली आकृति को अगर भूल जाता है कि यहाँ पर ये बूंद भी थी, अगर ये पहली आकृति को भूल जाता है तो यही है क्या, संरक्षण का अभाव। अगर ये पहली आकृति को याद रखता है तो यह है क्या, संरक्षण। ये पानी की बूंद भूल गया, अब इसको कमल का फूल ही दिखेगा, इसमें कहीं पर भी इसको बूंद नज़र नहीं आएगी पूरे फूल में, यानी इस पर इसका केंद्रीकरण नहीं होगा। अभी आप केंद्रीकरण भी देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ आएगी, उसका केंद्रीय मतलब ध्यान इस पर केंद्रित नहीं है, उसको कमल का फूल ही सिर्फ दिख रहा है, यानी ये क्या हो गया, संरक्षण का अभाव। अगर उसका ध्यान केंद्रित है इस पर भी, यानी उसको ये पहले वाली भी याद है और ये भी पता चल गया उसको कि बूंद बनाएंगे और उसके बाद इस तरह से करने से कमल का फूल बन जाएगा, तो ये क्या होगा, संरक्षण। अगर ये चीज़ भूल जाता है तो यह है क्या, संरक्षण का अभाव। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, संरक्षण का अभाव या संरक्षण ये आकृति के लिए होता है। नेक्स्ट है क्या, अनुकरण। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। अनुकरण, बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, यानी बच्चे हमेशा कैसे सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं और सबसे ज़्यादा अनुकरण से ही सीखते हैं बच्चे। यानी जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं, दूसरे हैं उससे क्या है, अनुकरण से सीखते हैं, उसको जो है अपने में सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, मतलब अनुकरण के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। तो अनुकरण में ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट है अहम केंद्रीयता। इसको अहम केंद्रीयता को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अहम केंद्रीयता को स्वार्थी भी कहते हैं, स्वार्थी अवस्था या इस तरह से भी कहते हैं, और यह शैशव अवस्था में होती है। वो सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अहम केंद्रीयता स्वार्थीपन होता है और बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं शैशवावस्था में। तो यहाँ पर क्या है, अहम केंद्रितता का मतलब ये होता है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, यानी स्वार्थी होते हैं भाषा के मामले में, यानी वो खुद की बोलते रहते हैं, खुद की सुनना चाहते हैं और वो किसी और की सुनना नहीं चाहते, खुद से ही क्वेश्चन करते रहते हैं और दूसरे की नहीं सुनते, अपने आप से ही बातें करते हैं। वो दूसरे चाहे 20 बच्चे हों, आपको पता है, आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि स्विट्ज़रलैंड में रूसो इंस्टीट्यूट में जीन पियाजे ने ये रिसर्च की थी। 20 बच्चों के साथ में 20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था और उन्होंने क्या देखा कि कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे से बात नहीं कर रहा था, हर बच्चा अपने आप से ही बातें करके खेल रहा था। यानी यही है क्या, अहम केंद्रीयता, यानी स्वार्थी, इसको कहते हैं स्वार्थी स्वभाव कहते हैं। तो अहम केंद्रीयता को पिछले वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है। फिर है गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया में भी ऐसा समझाने का कुछ नहीं है, एक अवस्था में आके ही ये सभी गणितीय संक्रियाएं आ जाती हैं बच्चों में, वो आप पढ़ेंगे सब नेक्स्ट वीडियो में। तो गणितीय संक्रिया मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, और ये सभी सीख जाना ही क्या है, गणितीय संक्रिया। किस अवस्था में क्या चीज़ें होती हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जोड़ घटाना गुणा भाग ही क्यों, क्या होता है कि गणित जो है उसका बेस क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग ही है। चाहे आप कितनी भी मैथ पढ़ लें, कितनी भी गणित पढ़ लें, चाहे फर्स्ट क्लास से लेके MSc BSc या उससे आगे भी जो भी पढ़ें आप, तो उसमें हमेशा उसका जो बेस है जोड़ घटाना गुणा भाग ही रहता है। यानी गणितीय संक्रियाएं सीख जाना मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग सीख जाना, गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। किस अवस्था में होती है वो आप नेक्स्ट वीडियो में सब देखेंगे। फिर है इनका नेक्स्ट शब्द जीन पियाजे का वर्गीकरण। तो नाम से पता चल रहा है वर्गीकरण, यानी वर्गों में बांटना। जब बच्चे को वर्गों में बांटना आ जाए वही कहलाता है क्या, वर्गीकरण की अवस्था या वर्गीकरण। तो समान वस्तुओं का एक समूह बनाना जो किसी दूसरी वस्तु से अलग हो, वर्गीकरण कहलाता है। जैसे किसी भी कोई भी आकृति भी इसमें हो सकती है, कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई गणित के जो है अंक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं। जब बच्चा उनका वर्गीकरण करना सीख लेता है, मान लीजिए लाल और काले रंग की दो कार्ड दे दिए गए हैं मान लो बच्चों को, अब वो लाल वाले सभी कार्ड उठाकर अलग रखें और काले वाले सभी कार्ड उठाकर एक अलग कर दें, यानी 2 ग्रुप बना लें अलग अलग। तो यही है क्या, वर्गीकरण। या अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 10 तक, और उसमें सम संख्याएं और विषम संख्याएं अलग अलग कर पा रहे हैं बच्चे, यानी वर्गों में बांट पा रहे हैं, तो यही है वर्गीकरण। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। फिर है स्कीमा या स्कीमेटा, ये इम्पॉर्टेंट है।
स्कीमा जो होता है वो होता है एक वचन और स्कीमेटा होता है बहुवचन। दोनों एक ही चीज़ हैं। जब एक स्कीमा होगा तो स्कीमा है, बहुत सारे स्कीमा स्कीमेटा कहलाते हैं। जैसे स्कीमा स्कीमाज नहीं कहेंगे हम, क्योंकि किसी को प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते तो स्कीमाज नहीं होगा, यहाँ पे स्कीमेटा बोला जाता है इसको। ठीक है, तो स्कीमा एक होगा तो स्कीमा, बहुत से स्कीमा मतलब स्कीमेटा। स्कीमा क्या होता है? जो बच्चे का या किसी का भी माइंड होता है वह एक स्टोरेज होता है। दिमाग जो है वह एक प्रकार का स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड है। उसमें अलग अलग छोटे छोटे खंड के रूप में सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ रहती हैं। वही होता है स्कीमा और स्कीमेटा। एक खंड है किसी चीज़ का तो वह स्कीमा, बहुत सारी चीज़ों के खंड हैं वह स्कीमेटा। जैसे किसी जानवरों के नाम है, ठीक है, जानवरों के नाम है कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये एक स्कीमा हो गया, जैसे एक खंड हो गया ये स्कीमा का। इसमें क्या है? जानवर हैं सिर्फ, यानी जानवर में कुछ भी आ गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये कहलाएगा क्या? स्कीमा। लेकिन अगर छोटे छोटे खंड और हैं, जैसे ये जानवर का हो गया और ये हो गया दूसरा पक्षियों का हो गया, मान लीजिए, तो इसमें पक्षी में आ जाएंगे कबूतर, चिड़िया, मोर, ये सब ही आ जाएंगे, तो ये हो गया दूसरा स्कीमा। इसी तरह से एक और स्कीमा होगा, खंड होगा, जिसमें होगा भोजन, रोटी, दाल, चावल, ये सभी चीज़ें आएंगे, तो एक स्कीमा ये हो गया। तो इसी तरह से जो छोटे छोटे जानकारियों के छोटे छोटे खंड जो है बच्चा अपने माइंड में व्यवस्थित करता है, ये अलग अलग स्कीमा है और इन्हीं सब स्कीमाओं को मिला करके क्या कहलाता है? स्कीमेटा। यानी एक खंड क्या है? स्कीमा है और ये सभी क्या है? स्कीमेटा है। यानी स्कीमा और स्कीमेटा क्या है? बच्चे की सूचनाओं के छोटे छोटे खंड, जिन्हें वो अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित एवं क्रमिक ढंग से रखने के लिए बनाता है, स्कीमा कहलाता है। और वही जब बहुत सारे खंड होते हैं तो स्कीमेटा कहलाता है। और एक बच्चा हो चाहे कोई भी हो, हम सब सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत सीखना चलता रहता है। तो जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसका एक अलग ग्रुप बनाते रहते हैं, हमारे माइंड में एक अलग ग्रुप रहता है। जैसे हम जानवरों का कुछ भी सोचें कि किसी भी जानवर का नाम जब हमारे दिमाग में आएगा तो आप खुद भी देखें कि हमारे दिमाग में एक चित्र से बनेगा, सभी जानवर ही जानवर उसमें जो है उसमें आएंगे कि यहाँ पर 4 पैरों वाला कौन सा है या 2 पैरों वाला कौन से हैं, क्या है, वो सारे एक अलग सा चित्र सा बन जाता है दिमाग में। वही खंड होते हैं दिमाग में, वही स्कीमा होता है और वही बहुत सारे खंड स्कीमेटा कहलाते हैं। जैसे आपसे कुछ पूछा जाए कि बताइए कि 2 पैर वाले पक्षी कौन से हैं, तो फ़ौरन ही दिमाग में आपके एक अलग से चित्र सा बन जाएगा कि कौन कौन से हैं। आप सोचने लगेंगे कि कौन कौन से थे, कौन कौन से हैं 2 पैरों वाले पक्षी या जानवर। तो आप उसका एक वो खंड आपका खुल जाएगा, कौन सा एक स्कीमा खुल जाएगा जिसमें आपने 2 पैरों वाले जानवर या पक्षी जो हैं आपने स्टोरेज कर रखे हैं। आप उन्हीं में से जल्दी से सोच कर बता देंगे कि हाँ ये होता है 2 पैरों वाला पक्षी या जानवर। तो यही होता है स्कीमा और बहुत सारे खंड स्कीमेटा कहलाते हैं। तो हमारा माइंड क्या है? एक मेमोरी कार्ड की तरह है जिसमें छोटे छोटे स्कीमा होते हैं और बहुत सारे उनका जो सब होता है उसको स्कीमेटा कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है संगठन। इन्हीं स्कीमा को सुव्यवस्थित और क्रमिक ढंग से जो है रखना ही संगठन कहलाता है। बच्चे अपनी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले उन्हें अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, यही कहलाता है क्या? संगठन। संगठन यानी स्कीमा जो तैयार करना अपने दिमाग में, वही कहलाता है संगठन। यानी स्कीमा में भेजने से पहले उन्हें अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है कोई भी बच्चा, वही होता है क्या? संगठन। यानी मान लीजिए कोई भी बच्चा कुछ सीख रहा है, मान लीजिए जानवरों के नाम सीख रहा है, तो अब वो जो जानवरों के नाम उसने पहले सीखे थे, अब वो बच्चा क्या सोचेगा कि हमने जो जानवरों के नाम पहले सीखे थे ये बिल्कुल वैसा ही है, यानी किस में जाएगा? इस जानवरों वाले स्कीमा में जाएगा। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? संगठन। नेक्स्ट है सामाजिक संचरण। जैसे वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चा जो है समाज के अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, जबकि जीन पियाजे ने कहा है बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा नहीं सीखता है। ठीक है, वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, जबकि जीन पियाजे ने कहा है बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा नहीं सीखता है।
बच्चे समाज अंतःक्रिया द्वारा नहीं बल्कि खुद से सक्रिय रहकर जानकारियाँ फेर बदल करके सीखते हैं। जैसे एक अवस्था जिसमें सामाजिक संचरण होता है, वो आप सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसी कौन सी अवस्था है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो मतलब कुछ एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी बच्चे को कोई गलत जानकारी दे दी तो वह गलत जानकारी को ही ग्रहण कर लेता है, क्योंकि तब उसमें इतनी समझ नहीं होती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब उसमें इतनी समझ होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको गलत जानकारी देता है, अगर वो बताता है कि कुत्ते की 2 टांगें होती हैं, तो वह बच्चा खुद से ही सीख पाएगा, नहीं हमने कुत्ता देखा था उसकी 4 टांगें थीं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ है कि खुद ही सक्रिय रहकर वो सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया क्या हुई, सामाजिक अंतःक्रिया ये हुई कि किसी ने बताया कुत्ते की दो टांगें होती हैं, तो बस उसने सीख लिया कुत्ते की 2 टांगें होती हैं, ये हुई सामाजिक अंतःक्रिया। जबकि जीन पियाजे का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा हर चीज़ नहीं सीखी जा सकती। बच्चा कभी कभी खुद ही सक्रिय रहकर जानकारियों में फेरबदल करके सीखता है। यानी बच्चे ने अब उस जानकारी में क्या फेरबदल किया, उसने ये फेरबदल किया कि नहीं हमने कुत्ता देखा था जो उसकी 4 टांगें थी, तो ये गलत बता रहे हैं, ये 2 टांगें नहीं होती, इसलिए वो उसको कैंसिल कर देता है और अपना जो पहले की जानकारी है उसको ही अपने स्कीमा में कर लेता है सेव। और इसी को कहते हैं क्या, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, एक तो समावेशन और दूसरा समायोजन। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, समावेशन और समायोजन। समावेशन किसे कहते हैं, देखें समावेशन होता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, समावेशन कहलाता है। और समायोजन कहलाता है नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर या जानकारियों में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी फिर से व्यवस्थित करना कहलाता है क्या, समायोजन। जैसे अभी आपने सामाजिक संचरण देखा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अनुकूलन कहलाता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, समावेशन कहलाता है। समायोजन होता है अगर कोई जानकारी है और उसमें जो जानकारी है उसमें कुछ विरोधाभास है, कोई गलती है, तो उसको सुधार करके फिर से व्यवस्थित करना कहलाता है क्या, समायोजन। ये अनुकूलन के 2 भाग हैं। नेक्स्ट है संतुलन। संतुलन है यानी संतुलन और साम्य धारण। संतुलन का मतलब ही संतुलन बनाना, वह अवस्था जब बच्चे की जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं है, अर्थात प्रत्येक जानकारी अपने सही जगह पर है। संतुलन लाने के एक बालक समावेशन या समायोजन की क्रिया का प्रयोग करेगा। यानी जो अभी आपने अनुकूलन के 2 भाग पढ़े, समायोजन और समावेशन, यानी उसका जब प्रयोग करेगा बच्चा, तो यही है क्या, संतुलन। अपनी चीज़ों अपनी जानकारियों में संतुलन बना पाना कि ये समावेशन में होगा या समायोजन में होगा, तो यही है क्या, संतुलन। यानी वो अवस्था जब बच्चे की जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं है, यानी बच्चा बिल्कुल कन्फर्म है, अर्थात प्रत्येक जानकारी अपने सही जगह पर है। संतुलन लाने के लिए बालक जो है समावेशन या समायोजन की क्रिया का प्रयोग करेगा। यानी समावेशन और समायोजन क्या है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, और समायोजन है कि अगर कोई पुरानी जानकारी में गलती है तो उसको सुधार करके उसको व्यवस्थित करना। यानी बच्चा अगर गलतियों में सुधार करके उसको व्यवस्थित कर पा रहा है, तो यही है क्या, संतुलन। नेक्स्ट है केंद्रीकरण। यानी किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना ही क्या है, केंद्रीकरण। किसी घटना या वस्तु को सिर्फ एक नज़रिए से देखना ही कहलाता है केंद्रीकरण। यानी अगर किसी बच्चे ने कोई कुत्ता देखा है तो उसने कुत्ता बहुत बार देखा है, दिन में कई बार देखा है, लेकिन अगर कोई पूछ ले उससे कुत्ते के कितने कान होते हैं, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने कुत्ता तो देखा लेकिन उसके कानों पर हमने ध्यान नहीं दिया। या कोई पूछ ले कुत्ते की कितनी टांगें होती हैं, तो अब बच्चा कहेगा हमने कुत्ता तो बहुत बार देखा लेकिन हमने उसकी टांगों पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो यही कहलाता है क्या, केंद्रीकरण। किसी घटना या वस्तु को सिर्फ एक नज़रिए से देखना, यानी ये देख लिया कि कुत्ता है, जानवर है, बस उसके सारे चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये एक नज़रिए से देखा कि हाँ भाई ये जानवर है, ये कुत्ता है, बस उसको इतना पता चल गया कि ये जानवर है, उसका नाम है कुत्ता, तो बस इतना देख लिया उसने, इसी को कहलाता है ये केंद्रीकरण। यानी उसका केंद्रीकरण उस पर उस तरह से नहीं है, सिर्फ एक नज़रिए से उसने उसको देखा, यही कहलाता है क्या, केंद्रीकरण। तो आज की वीडियो में हमने जीन पियाजे की शब्दावली सभी देख ली है कंप्लीट।
मतलब जितनी भी जीन पियाजे की शब्दावली है उस सभी शब्द को देखिए, उनके अर्थ देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी अवस्था में ये शब्द प्रयुक्त होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।